पुराने एक गांव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। उस आदमी के 4 बेटे थे। बाप के लिए वो चारों ही लाडले थे, लेकिन वे सभी अकल से काफी कमजोर थे। जब वह आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में चर्चा की कि अब इस घोड़े को कौन पालेगा। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि घोड़े को काटकर आपस में बांट लिया जाए और हर भाई के हिस्से में घोड़े की एक एक टांग आएगी। लेकिन उनके लिए मुसीबत यह बन गई कि घोड़े के बाकी शरीर को कैसे बांटा जाए। इसी बात पर आपस में विवाद हो गया। तभी किसी ने कहा, शायद मैं तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल सकूं। चारों भाइयों में से एक ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं, आप बताएं कि हम इस घोड़े को बराबर कैसे बांट सकते हैं। उस शख्स ने कहा, यह तो बहुत आसान है। ऐसा करो, इस घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले उसे आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हुए। सफर के दौरान जब वे जंगल से गुजरे तो वहीं रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे। जैसे ही वे लेटे उन्हें नींद आ गई। जब वे गहरी नींद में सो रहे थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहां से गुजरा। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर सो रहे हैं और जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। चोर धीरे धीरे घोड़े की तरफ बढ़ा, घोड़े की रस्सी खोली और चुपके से घोड़े को भगाकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। तुरंत उसने बाकी भाइयों को भी जगाया और कहा, हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ सो जाओ, जैद खान ले गया होगा, सुबह देखेंगे। सुबह जब चारों भाइयों की आंख खुली तो वे जैद खान को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पैरों के निशान देखे तो उनमें से एक भाई कहने लगा, ये देखो, ऊंट के पैरों के निशान हैं। दूसरे ने कहा, भाई ये ऊंट एक आंख से अंधा भी लगता है। अब चौथा बोला, रस्सी तोड़कर भागा होगा। फिर वे चारों आगे बढ़े। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हाल में आ रहा है। उसने उनसे पूछा, आप लोगों ने यहां कोई ऊंट तो नहीं देखा? इनमें से एक ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, रस्सी तोड़कर भागा था। वो शख्स कहने लगा, तुम बिल्कुल सही कहते हो, ये बताओ ऊंट कहां देखा तुमने? उस पर उन्होंने एकदम जवाब दिया, हमने ऊंट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट के बारे में इतनी जानकारी है और फिर भी तुम इनकार कर रहे हो। भला ये कैसी बात हुई? हो सकता है तुम लोगों ने ही मेरा ऊंट चुराया हो। चलो बादशाह के पास चलते हैं, वही इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें जमीन पर किसी इंसान के पैरों के निशान नजर आए। ऊंट का मालिक कहने लगा, मेरी ऊंटनी यकीनन तुम लोगों के पास है। भाई कहने लगे, अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर यकीन नहीं है तो आओ हमारे साथ बादशाह के पास चलो ताकि वह इस मामले का कोई फैसला करे। अब वह शख्स भी इनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वे एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, यहां जायद खान का घर कहां है? उसने साथ वाले घर की तरफ इशारा किया। उसी वक्त एक घर से एक शख्स निकला और कहने लगा, रमजान खान मैं हूं, कहो क्या बात है? भला मैं तुम्हारा घोड़ा कैसे ले गया? भाई कहने लगे, अगर तुम इनकार कर रहे हो तो चलो बादशाह के पास चलें। अब ये सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने उनसे पूछा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या बात है? उन्होंने कहा, हम इंसाफ के लिए बादशाह के हुजूर में पेश हुए हैं। फिर सबने बादशाह को पूरी बात बारी बारी से बता दी। ऊंट के मालिक ने कहा, जनाब, इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊंट के बारे में सारी बातें ठीक ठीक बताईं और फिर कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरा शख्स कहने लगा, मेरी बीवी रात को घर से निकली है और इन लोगों ने उसके बारे में भी बिल्कुल सही मालूमात दी और साथ ही ये कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं। उन भाइयों ने जवाब दिया, हुजूर, हमारी बात पहले तवज्जो से सुन लें। रात को जैद खान ने हमारा घोड़ा चोरी कर लिया। अभी वे इतना ही कह पाए थे कि जैद खान ने कहा, आली जनाब,
मुझे इसके बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है। ये लोग बिना वजह मुझे पकड़कर लाए हैं। अब बादशाह ने उन चारों भाइयों से पूछा, ये बताओ, जब जायद खान घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था तो तुम में से किसी ने उसे देखा? भाई कहने लगे, हुजूर, हम में से किसी ने उसे नहीं देखा। फिर बादशाह ने गुस्से में कहा, जब तुम लोगों ने उसे देखा ही नहीं तो इस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाते हो? और ये जो दूसरे लोग तुम अपने मुकदमे में मुजरिम ठहरा रहे हो, इस पर सफाई में तुम क्या कहना चाहते हो? इन चारों बेवकूफ भाइयों ने कहा, हुजूर, ये लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं। हम मुजरिम नहीं हैं। दरअसल हमें इल्म गहरा है। हम सब कुछ इसी इल्म के जरिए जानते हैं। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है, बादशाह ने कहा, तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा और देखूंगा कि क्या वाकई तुम इल्म गैब जानते हो या फिर तुम सिर्फ बातें बना रहे हो। इसके लिए मैं एक चीज को दूसरी चीज के अंदर छिपा कर रखूंगा। अगर तुमने सही सही बता दिया तो मैं समझूंगा कि तुम लोग वाकई इल्म गैब जानते हो और बेकसूर हो। फिर बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसे संदूक में बंद करके उनसे पूछा, बताओ, इस संदूक के अंदर क्या चीज है? वो चारों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई गोल गोल सी चीज है। दूसरे भाई ने कहा, इसके सिर पर कोई छोटा ताज भी है। तीसरे ने कहा, इसके बीज मम दाने दाने हैं। चौथे ने कहा, क्यों ना कहें कि संदूक में अनार है। अब बादशाह को यकीन हो गया कि ये भाई सच बोल रहे हैं और वाकई इल्म गैब जानते हैं। बादशाह ने जायद खान से कहा, इन भाइयों का घोड़ा वापस कर दो या इसकी कीमत अदा करो। और दूसरे से कहा, जाओ, तुम अपना ऊंट और अपनी बीवी को तलाश करो, क्योंकि ये भाई वाकई इल्म गैब जानते हैं। जायद खान से घोड़े की कीमत वसूल करके उन चारों भाइयों ने उस रकम से भेड़ बकरियां खरीद लीं और अपने गांव की तरफ रवाना हुए। दोपहर को वे एक जंगल में पहुंचे जहां दरख्तों का साया था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों भाई थकान से चूर हो चुके थे, इसलिए वहां बेखबर होकर सो गए। जब एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि बकरी का एक बकरा एक दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भेड़ जुगाली करते हुए मुंह हिला रही है। तब एक भाई ने पत्थर उठाकर भेड़ पर दे मारा और कहा, भाइयों, एक को तो मैंने मार दिया है, अब जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग चलो। जब वे काफी देर तक भागते रहे तो थक गए और उनकी सांस फूलने लगी। भागते भागते वे रुके और एक ने कहा, गिनती करो, क्या हम सब मुकम्मल हैं या नहीं? यह कहकर चौथे भाई ने गिनना शुरू किया, लेकिन अपने आप को गिनना भूल गया और कहने लगा, हम तो 3 हैं, हमारा चौथा भाई गायब है। दूसरे ने कहा, ठहरो, मैं गिनती करता हूं। फिर उसने गिनती शुरू की, ये 1, ये 2, ये 3। जब उन्होंने बारी बारी से गिनती की तो हर एक ने अपने आप को नहीं गिना। वे समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गायब हो गया है। इसी दौरान वहां से एक घुड़सवार गुजर रहा था। जब उसने इन भाइयों की यह हरकत देखी तो समझ गया कि ये कोई अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं। उसने कहा, अगर मैं तुम लोगों की गिनती मुकम्मल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? भाई कहने लगे, फिर हम सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, जहां तुम हमें ले जाओगे हम तुम्हारे साथ जाएंगे। घुड़सवार ने पहले एक भाई को पकड़ा और कहा, ये 1। फिर दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, ये 2, और इसी तरह गिनती मुकम्मल की। इस पर 4 भाई खुश हो गए और कहने लगे, हम आज से तुम्हारे गुलाम हैं। घुड़सवार ने उनसे पूछा, तुम लोग ऐसे भाग क्यों रहे थे? क्या तुम अपनी भेड़ के साथ सुलह करवा सके? जब वे जंगल के करीब पहुंचे तो रास्ते में वही भेड़ वहां मरी पड़ी थी। एक भाई कहने लगा, यही वो भेड़ है जिसे हम मारने का मंसूबा बना रहे थे। जंगल में पहुंचकर घुड़सवार ने कहा, आओ, तुम भी मेरे साथ चलो। घुड़सवार भेड़ को लेकर घर पहुंचा। 4 भाई भी उसके साथ थे क्योंकि उन्होंने उसकी गुलामी कबूल कर ली थी। उसने इन 4 भाइयों को अपने सामने खड़ा किया और सबकी जिम्मेदारी लगाते हुए कहा, तुम रेवड़ चराने के लिए ले जाओ। दूसरे से कहा, तुम बैल के जोड़े के लिए घास काट कर लाओ और इन्हें खिलाओ। तीसरे से कहा, मेरी मां बीमार है, तुम उसका ख्याल रखोगे और याद रखना उस पर मक्खी भी ना बैठे। वो भाई कहने लगा, तुम गेहूं की फसल की कटाई करके एक जगह सलीके से रख दो। मुहतरिफ काम इन 4 भाइयों के सुपुर्द करके
घुड़सवार अब अपने काम और कारोबार में मसरूफ हो गया। बुजुर्गा बेचारी दम तोड़ गई और अब उसकी चिता सजाई जा रही थी। जब वो बिल्कुल खामोश और साकित हो गई तो घुड़सवार ने सोचा कि शायद ये बुजुर्गा आराम कर रही है। उसने बुजुर्गा पर चादर डाल दी और खुद एक तरफ बैठ गया। जिस भाई के जिम्मे बैलों को चारा खिलाना था, उसने अपने दिल में सोचा कि यह काम बहुत मुश्किल है और वो ये नहीं कर सकता। लिहाजा उसने फौरन दोनों बैल को जिबह किया और उनके मुंह में घास और भूसे मगा दिए ताकि वो खुद खाते रहें। चौथा भाई जो भेड़ को लेकर गया था, वो भेड़ को चरा रहा था कि अचानक वहां भेड़िए आ निकले और भेड़ को एक एक करके खाने लगे। उसने सोचा कि इस गांव के कुत्ते कितने भूखे हैं और लगता है कि इनके मालिक इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं लगा। तुमने मेरी मां की अच्छी तरह खिदमत की। वो भाई कहने लगा, जनाब आप क्या पूछते हैं? जब से आप गए हैं वो आराम कर रही हैं। जब घुड़सवार ने चादर उठाकर देखा तो मां का चेहरा खून आलूद था और वो मर चुकी थी। घुड़सवार अब रोने लगा। जब घुड़सवार ने देखा कि बैलों के मुंह में भूसा डाला हुआ है और उनके पेट अच्छे से भरे हुए हैं, तो वो समझ गया कि ये बैल खुद ही खाते जा रहे हैं। फिर उसने फसल वाले से पूछा, क्या तुमने फसल की कटाई कर दी? उसने खुशी खुशी बताया, मुझे ख्याल आया कि आपकी मां बीमार है, भला रोटी कहां पकाएगी? मैंने गेहूं को ही भून दिया। जब घुड़सवार ने देखा तो उसकी पूरी गेहूं की फसल जली हुई थी। अब घुड़सवार ने आखिरी भाई से पूछा, भेड़ बकरियां कहां हैं? वो कहने लगा, इस शहर के कुत्ते बहुत भूखे हैं। आज तक मैंने ऐसे भूखे कुत्ते नहीं देखे। वो आकर बकरियों को खाने लगे। मैंने उन्हें खाने दिया और उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। घुड़सवार ने सबकी बातें सुनी तो उसने सर पीट लिया। फिर चारों भाइयों को तलब करके कहा, तुम लोगों ने मुझे इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि मेरी आने वाली नस्ल भी याद रखेगी। तुम लोगों ने मेरी मां को मार डाला और मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। खैर, तुम लोग भोले और बेवकूफ हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। अब घुड़सवार ने चार भाइयों से कहा, अब तुम सब ऐसा करो कि एक बेलचा लेकर कब्रिस्तान जाओ और वहां एक ऐसी कब्र तैयार करो जो कान के बराबर गहरी हो। चारों भाई कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान रवाना हुए। वहां पहुंचकर एक भाई ने बेलचा मारा और दूसरे भाई ने अपना कान वहां रख दिया और कहा, यह कब्र तो कान से बड़ी हो गई है। बाकी भाइयों ने भी अपने अपने कान उस कब्र के निशान पर रखा और कहा, यह कब्र तो कान से बड़ी बन गई है। उनका सोचना था कि घुड़सवार पहले ही उनसे नाराज है और अगर कब्र बड़ी हो गई तो वह और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने कब्र को वहीं छोड़ दिया और यह सोचकर घर लौट आए कि कब्र बन चुकी है। जब वे घर पहुंचे तो घुड़सवार हैरान हुआ कि ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। उसने पूछा, क्या तुमने कब्र भी खोदी या वैसे ही वापस आ गए? भाइयों ने डरते डरते कहा, हुजूर, हमने कब्र खोदी थी लेकिन वो कान से बड़ी हो गई। घुड़सवार ने उन पर गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हें तो बस यही काम आता है। जब मैंने कहा था तो तुमने ठीक से काम नहीं किया। इस पर भाइयों ने सोचा कि उन्हें फिर से मौका मिलेगा अपनी गलती सुधारने का। भाई कहने लगे, जनाब ये क्या हो रहा है? हम तो कब्र खोद कर भी आ गए। घुड़सवार ने कहा, इस काम में तुम लोगों को काफी समय लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग इतनी जल्दी कब्र कैसे खोद ली। चलो मेरे साथ चलो, मुझे दिखाओ। जब वे कब्रिस्तान पहुंचे तो उन्होंने कब्र तलाश करना शुरू किया, लेकिन वह कब्र कहीं नजर नहीं आई। कब्र तलाश करते करते काफी वक्त लग गया। आखिरकार एक भाई बोला, जनाब ये देखिए, कान के बराबर कब्र है। घुड़सवार ने कहा, अरे मुझे तो अपने कान की तरफ इशारा करके गहराई बताई थी। यह तो महज एक मुट्ठी भर कब्र है। फिर उसने कहा, तुम चारों भाई जाओ और मेरी मां की लाश ले आओ, मैं खुद उसके लिए कब्र खोदूंगा। वो चार भाई गए और बुजुर्गा को चारपाई पर रखकर दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ आए, मगर रास्ते में बुजुर्गा चारपाई से गिर गई। कब्रिस्तान पहुंचकर जब उन्होंने चारपाई रखी तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि कैसे मुसीबत में है। फिर एक भाई ने कहा, जाकर मेरी मां को उठाओ, जिस तरह भी मुमकिन हो तलाश करके लाओ, वरना उसकी जगह तुम चारों को यहां दफन कर दूंगा। चार भाई बुजुर्गा की लाश तलाश करने जा रहे थे कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत नजर आई
जो लकड़ियां जमा कर रही थी। उन्होंने उस बूढ़ी से कहा, तुम यहां लकड़ियां जमा कर रही हो, इधर तुम्हारा बेटा हमें जिंदा दफन करने की धमकी दे रहा है, चलो हमारे साथ चलो। चारों भाइयों ने उस बूढ़ी औरत को जबरदस्ती पकड़कर चारपाई पर लिटाया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। वह बेचारी बूढ़ी औरत चीखती चिल्लाती रही, लेकिन इन भाइयों ने एक न सुनी। जब वे कब्रिस्तान पहुंचे तो घुड़सवार से कहने लगे, लो अपनी मां अब इसको संभालो, हम तो मुसीबत में पड़ गए हैं, यह अभी भी नहीं आ रही थी, हम इसे जबरदस्ती पकड़कर लाए हैं। घुड़सवार ने बूढ़ी औरत को देखा और उससे माफी मांगी और कहने लगा, इन लोगों ने मेरी बुजुर्ग मां की लाश को कहीं गुम कर दिया है और उसकी जगह तुम्हें उठाकर ले आए हैं, मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूं। इसके बाद घुड़सवार खुद गया और अपनी मां की लाश को तलाश करके लाया और उसे दफन किया। घुड़सवार इन बेवकूफ भाइयों की बेवकूफियों से बहुत तंग आ चुका था, इसीलिए उसने धुआंधार मार मार कर चारों को घर से निकाल दिया। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल MH इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें।